Chapter 3 Business Services 2. In that B subsidiary functions of bank के अंदर 6 point that is to provide information related to credit of a person associated with the bank. यानी जो भी रिलेटेड कोई भी क्रेडिट परचेस हमें करना होता है वो हम बैंक के साथ हम जुड़े हुए होते हैं. द बैंक डज नॉट फ्रीक्वेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच द बैंक इज वेल अवेयर ऑफ द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ इट्स कस्टमर. अब बैंक के साथ हम जुड़े हुए होते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से उनको पता होता है कि हमारी जो परिस्थिति है वो कैसी है, हमारी कितनी कैपेबिलिटी है. एनी फॉर्म और इंस्टीट्यूट कंसिडर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बैंक मोर रिलायबल in such dealing where credit transaction is required and the firm or the institute wants to check reliability of other firm or institute. अब क्रेडिट लेने के लिए यानी उधार में लेने के लिए वो एक दूसरे के बैंक को चेक करते हैं, इंस्टीट्यूट को चेक करते हैं कि दोनों ही हम जब डील करेंगे तो वो सेफ होगा या नहीं, वो सब कुछ कैपेसिटी के हिसाब से सब कुछ हमें मिलेगा या नहीं. द बैंक इशूज सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फॉर द सेम. अब ऐसा कुछ हो तो वो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं. 7th पॉइंट इज टू प्रोवाइड सर्विस एज एन अंडरराइटर. अब वो अंडरराइटर के हिसाब से वो सर्विस देते हैं. व्हेन अ कंपनी कम्स टू द मार्केट फॉर कलेक्शन ऑफ कैपिटल इट ऑलवेज हैज़ अ फियर वेदर इट विल गेट द अमाउंट ऑफ द इशू और नॉट. The company finds difficult to run the business if it does not get the minimum amount. अब कोई भी कंपनी है मार्केट में जब आते हैं तो वो कैपिटल इशू करते हैं. अब उसके हिसाब से उनको रिटर्न में आएगा या नहीं वो उनको एक डर होता है. द कंपनी जब भी उसे ऐसा लगता है कि जो बिजनेस है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा रन करने के लिए, तब वो मिनिमम अमाउंट भी उनके पास नहीं होता है. At this time the bank ensures full or minimum amount of subscription. अब उसी समय जो बैंक है उनको हेल्प करता है, उनको एक मिनिमम अमाउंट देते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए. इन केस ऑफ रिसीविंग लेस एप्लीकेशन अमाउंट एज कम्पेयर टू अंडर राइटिंग बाई बैंक दैट अमाउंट विल बी सब्सक्राइब बाय बैंक बाय वे ऑफ बाइंग सिक्योरिटीज़. अब उनको ऐसा लग रहा है कि जो बिज़नेस है उनको बहुत ही कम उनके पास एप्लीकेशन के अमाउंट आए हैं तो वो क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे और बैंक है उनको उनके पास से कुछ सिक्योरिटीज़ खरीद लेंगे. अब सिक्योरिटीज़ खरीद लेंगे तो क्या होगा, रिटर्न में उनको इनकम मिलेगा, इसीलिए उनके लिए अब वो सूटेबल हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा. Then 8th one is to provide other related services such as ATM, DMart, safe deposit, wallet etc. तब बैंक दूसरे कौन कौन से फैसिलिटीज़ देते हैं वो है ATM कार्ड का. दैन डीमार्ट यानी डायरेक्टली आप शेयर्स खरीदते हो तो उसका डायरेक्ट उसमें अकाउंट हो जाता है डीमार्ट में. दैन सेफ डिपॉजिट वॉलेट आपको अलग अलग टाइप्स के डिपॉजिट करने के लिए स्कीम्स देते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा देते हैं जिससे आप वहाँ पर रख सको. The bank also provides its customers with the facilities like ATM, DMart and safe deposit wallet. In addition to this, it also provides facility of credit card and debit card to the customer. अब इसके साथ वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी देते हैं हमें. Then types of banks account. अब बैंक के कितने टाइप्स होते हैं अकाउंट्स के, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. One of the function of bank is to accept deposit. Types of bank account. One of the function of bank is to accept deposit. The bank demands KYC, know your customer from the customer at the time of operating a new account or for other services of the bank. This is as per the rules of the central bank. अब हम टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं तो उसके पहले जो मेन फंक्शन होता है जो बैंक का वो है एक्सेप्ट डिपॉजिट. यानी जितने भी मनीज उनके पास आते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, उसे डिपॉजिट में डालते हैं, अपने बैंक में रखते हैं. अब वो सबसे पहले डिमांड क्या करते हैं कि नो योर कस्टमर, यानी वो हमें अच्छी तरह से सब कुछ पूछते हैं
कि जब ओपनिंग यानी नया अकाउंट बनाना हो तो सारी डिटेल्स वो हमारे पास से लेते हैं। और ये क्यों लेते हैं? क्योंकि ये सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन में है। अब उसके 4 टाइप्स है। बैंक के अकाउंट 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। ये इतने अकाउंट्स जो होते हैं बैंक में, ओनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। फर्स्ट इज saving account, current account, recurring account and fixed deposit. Okay, now first is saving account. It means the account in which people deposit their savings. यानी ये वो अकाउंट है जहाँ पर हमारी जो सेविंग्स होती है वो हम वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। A fixed rate of interest is paid in this amount. और सेविंग्स अकाउंट में हमें एक फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट का मिलता है, वही हमें पेड करते हैं हमारे अकाउंट में। The customer get interest as per the amount and days for which the amount remains credited in the account. अब जो भी इंटरेस्ट हमें मिलता है, जो हमारे अकाउंट में जितना बैलेंस है उसी के ऊपर मिलता है। क्रेडिटेड इन द अकाउंट यानी जितने हम जमा करते हैं, जैसे मैंने 20,000 रुपीज़ मैंने अपने बैंक में अकाउंट में है तो वो उतने में ही मुझे इंटरेस्ट पे करेंगे, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं। ओके, द बैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ लाइक चेक बुक, ATM कार्ड एक्सेट्रा। अब जो बैंक है वो हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? वो है एक चेक बुक एंड ATM कार्ड। इन दिस अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में हमें 2 फैसिलिटीज़ मिलती है, चेक बुक एंड ATM कार्ड्स। दिस अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट चेक, ड्राफ्ट एंड कैश इन हिज अकाउंट। अब जब भी हमें पैसे जमा करने जाना हो, अकाउंट होल्डर यानी मैं, सपोज मैं बैंक में जा रही हूँ तो मैं थ्रू चेक या फिर ड्राफ्ट के हिसाब से या फिर कैश, डायरेक्टली कैश से मैं जमा कर सकती हूँ अपने पैसे। ही कैन विड्रॉ द अमाउंट थ्रू अ चेक और विड्रॉवल स्लिप। अब मैं बैंक में गई, मेरे पास ATM कार्ड नहीं है तो मैं कैसे करके पैसे उठाऊंगी? मैं वहाँ पर जाऊँगी और मेरा जो चेक है वो दूंगी, या फिर सेकंड में विड्रॉवल स्लिप वहाँ पर होता है उसको मैं फिलअप करके उनको डिपॉजिट कर दूंगी। तो उसमें जितने भी अमाउंट लिखा होगा वो उतना मुझे विड्रॉ यानी मेरे बैंक के अकाउंट में से ही निकाल के मुझे देंगे। द बैंक कंपेल द अकाउंट होल्डर टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस इन हिज अकाउंट। अब जो बैंक है वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं अकाउंट होल्डर को कि आपको मेंटेन एक मिनिमम अमाउंट तो रखना ही होता है। अभी आप सेंट्रल बैंक में जाओ या किसी भी बैंक में जाओ, वहाँ पर लिमिट है 2,000 या फिर 5,000 आपके अकाउंट में होना ही चाहिए, उतना आपके पास मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। जनरली द नंबर्स ऑफ विड्रॉवल इन अ सेविंग अकाउंट्स आर लिमिटेड इन अ मंथ। अब जो विड्रॉवल हम कर सकते हैं सेविंग अकाउंट से वो लिमिटेड होता है, बट दिस अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और मोर देन वन नेम दैट कैन बी ऑपरेटेड जॉइंटली। अब ये जो सेविंग्स अकाउंट है वो आप इंडिविजुअल यानी मेरा खुद का ही अकाउंट मैं बना सकती हूँ या फिर मेरे साथ किसी और को ज्वाइन कर दूँ, जैसे मेरे फादर है या फिर मदर है, उनमें से किसी एक के साथ मैं जॉइंट अकाउंट बनाऊँ तो वो भी मुझे फ्रीली वो फैसिलिटीज़ देंगे। दैन नॉमिनेशन कैन बी रजिस्टर्ड। अब उसके लिए नॉमिनेशन यानी मेरे साथ यानी मैं कभी उठा ना पाऊँ तो मेरे पार्टनर जो को पार्टनर होंगे, जो जॉइंट में मेरे साथ अकाउंट होल्डर होंगे, वो वहाँ पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। बैंक गेट्स डिपॉजिट ऑन अ लार्ज स्केल थ्रू दिस अकाउंट्स। अब जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें सबसे ज़्यादा बैंक के पास सेविंग्स अकाउंट के ही पैसे जमा होते हैं। नाउ सेकेंड इज करंट अकाउंट। दिस अकाउंट कैन बी ओपन विद द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस यूनिट। अब ये अकाउंट है किसी भी इंडिविजुअल यानी कोई भी पर्सन खोल सकता है, और या फिर कोई बिजनेस यूनिट है यानी बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है या फिर पूरा एक जैसे कि रिलायंस कंपनी है, वो अपना अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट में ओपन कर सकते हैं। नॉर्मली नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन दिस अकाउंट। अब इस अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, बट द बैंक में कलेक्ट बैंक चार्जेस। पर जो बैंक है उनके पास से बैंक चार्जेस लेते हैं, यानी वो उनके लिए एक एक्सपेंस हो गया कि वो बैंक उनका अकाउंट भी होगा पर उनको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ेंगे। फैसिलिटीज़ ऑफ लोन कैन बी प्रोवाइड ऑन दिस अकाउंट। अब करंट अकाउंट में उनको ये फैसिलिटी दी जाती है कि वो कभी भी उसी अकाउंट में से उसी लोन ले सके। There is no limitation in terms of the numbers of transaction
in a month in this account. अब यहाँ पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती, आप साल में या फिर 1 मंथ में 10, 12, 20 बार, कितनी भी बार आप वहाँ से पैसे उठा सकते हो। पर हमने पढ़ा था कि सेविंग्स अकाउंट में वहाँ पर एक लिमिट आ जाती है कि एक ही मंथ में आप 2 से 3 बार ही उठा सकते हो, उसके बाद आप नहीं विड्रॉ कर सकते। पर करंट अकाउंट में क्या होगा, आपको जब मन कहे तब आप आपके अकाउंट में से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। जनरली अ बिजनेसमैन ओपन दिस अकाउंट, और ज़्यादातर आप देखोगे तो ये बिजनेसमैन ही ये अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि उनको डे टू डे ट्रांसैक्शन यानी डेली का जो ट्रांसैक्शन होता है वो उनको करंट अकाउंट से ही उनको सूटेबल होगा। ओके, यहाँ पर रिकरिंग अकाउंट यानी वो अकाउंट है जहाँ पर आप पैसे जमा करने के पॉइंट ऑफ व्यू में ही वहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हो, पर आपको एक कंपलसरी अमाउंट जो है फिक्स्ड अमाउंट दे देते हैं, जैसे 500 आपको पर मंथ देना ही होगा। हर मंथ आपको, जैसे मैं जनवरी में ओपन करी हूँ तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक मुझे हर मंथ जाके 500 या 200 जो कंपलसरी वो एक सर्टन अमाउंट मुझे देंगे कि आपको इतना ही इसमें जमा करना है। The rate of interest on such amount is higher than savings account and lower than the fixed deposit. अब इसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो सेविंग्स अकाउंट में से ज़्यादा है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जब हम खोलते हैं उससे थोड़ा कम। ओके, द बैंक पेज द होल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टर्म। अब ये जो एक लिमिटेड पीरियड तक होता है, जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो जो बैंक है वो सारे इंटरेस्ट को लगाकर उनको फिर से दे देंगे। एंड ऑफ द टर्म यानी उनका एक टाइम लिमिटेड, जैसे कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद जो बैंक है वो पूरा अमाउंट है उसके प्लस होल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वो पूरा जो भी पर्सन आया है उनको वो डिपॉजिट दे देंगे कंप्लीटली। देन फिक्स्ड डिपॉजिट। Fixed deposit means a source of money which can be used by the bank for the fixed term. अब फिक्स टर्म खुद फिक्स डिपॉजिट यानी वो फिक्स टर्म यानी 5 साल के लिए है, वो 10 साल के लिए या फिर कितने, वो फिक्स्ड होता है। द डिपॉजिटर कैन नॉट विड्रॉ मनी अंटिल द मेच्योरिटी डेट ऑफ डिपॉजिट। अब जब तक जो भी पर्सन जिसने ये ओपन किया है अकाउंट, वो उनको 10 ईयर्स या 12 ईयर्स का एक ड्यूरेशन दिया जाता है, उसके बीच में वो कभी भी उस अकाउंट में से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक वो मैच्योरिटी डेट ऑफ डिपॉजिट यानी जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता। जैसे 1 to 10 ईयर्स के लिए किया है तो 10 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद ही वो उस अकाउंट से मनी जो है वो विड्रॉ कर सकते, बाकी बीच में वो कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते। If the money is withdrawn before the term of maturity, then the rate of interest decreases. अब बीच में ऐसा कुछ इमरजेंसी आए तो वो पर्सन जो है उनको अपने फिक्स डिपॉजिट से पूरा जो मनी है उनको विड्रॉ करना पड़ जाए, तो तब क्या होगा कि जो उनको जो इंटरेस्ट दिया जाता था वो डिक्रीज कर देंगे। द बैंक गिव्स द डिपॉजिटर रिटर्न गारंटी दैट इट विल पे द अमाउंट बैक अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टर्म। अब बैंक उनको एक रिटर्न गारंटी, एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपको जो ये अमाउंट है आपका जब एंड ऑफ यानी ये जो टर्म है वो कंप्लीट होगा उसके साथ प्लस आपको इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ यानी ऐड करके हम आपको टाइम जब ये कंप्लीट टर्म होगा तब आपको हम दे देंगे। एज द कस्टमर कैन नॉट विड्रॉ मनी बिफोर द मैच्योरिटी डेट, the rate of interest in fixed deposit is higher than the saving account and recurring account. अब ये मैच्योरिटी डेट के पहले वो हमें विड्रॉ करने नहीं देते, इसीलिए फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो बहुत ही हाई होता है एज कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट एंड रिकरिंग अकाउंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। अब कौन कौन से सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में। द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक इज टू इन्वेस्ट मनी, प्रोवाइड लोन एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट। अब सबसे मेन फंक्शन क्या होता है बैंक का, वो इन्वेस्ट मनी यानी वो जो मनी हम डिपॉजिट करते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर ऐसी जगह पर रखते हैं वो जहाँ से उनको कुछ प्रॉफिट मिले। देन वो दूसरों को लोन देते हैं। देन एक्सेप्ट डिपॉजिट यानी हम जो सेविंग्स उनके पास जाते हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। In addition to this, the bank has some more functions like looking after financial transaction of the customer,
issue the letter of credit, issue the traveler check, issue draft, RTGS, then NEFT, bank overdraft, loan, credit card, डेबिट कार्ड एंड वर्क रिलेटेड टू कोर बैंकिंग। अब इनके पास बहुत सारे अलग जो भी फंक्शंस होते हैं वो देते हैं। वो है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कितना पूरे कोई भी कस्टमर है उसके अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, वो सारा ट्रांजैक्शन वो देखते हैं। सेकेंड थिंग, वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं। देन ट्रैवलर्स चेक का देते हैं। इशू ड्राफ्ट यानी ड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ देते हैं। RTGS एंड देन NEFT, ये सारे जो फैसिलिटीज़ हमें देते हैं। सेकेंड थिंग, वर्क रिलेटेड टू कोर बैंकिंग, यानी अब कोर बैंकिंग यानी उसके साथ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो होते हैं डायरेक्ट डिजिटली वो हमें कनेक्ट करते हैं। देन फर्स्ट इज इशू ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन्स अ चेक रिटन बाय addressing another branch. The name of the person is mentioned in the draft and order is issued to pay the amount to that person. The bank transfer the amount as the issuing authority on behalf of the customer. अब ड्राफ्ट यानी एक ऐसा चेक होता है जिसमें बैंक जो है, जैसे सेंट्रल बैंक यहाँ का पोरबंदर का है, वो किसी दूसरे जगह पर राजकोट में सेंट्रल बैंक ही होगा, उसी ब्रांच में वो एड्रेस करते हुए कुछ जो मनी है वो किसी और के नाम पर वहाँ पर इशू करते हैं बिहाफ ऑफ कस्टमर। यानी जैसे कि कोई कस्टमर है, उन्होंने कहा है कि वो जो बैंक उनके पास जैसे 5000 रुपीज़ है, वो 5000 रुपीज़ उन्हें इस ब्रांच से लेकर दूसरे ब्रांच तक भेजना हो, तो वो किसको हेल्प ले रहे हैं, वो बैंक की हेल्प ले रहे हैं थ्रू ड्राफ्ट। यानी ड्राफ्ट में से क्या होगा, जो चेक में है नाम लिखा होगा बैंक का, पर वो किसके बिहाफ में जो रुपीज़ जा रहे हैं वो है कस्टमर के बिहाफ में। When a person wants to send money to another person, he goes to the bank, pays money and the commission to be paid to the bank for issuing the draft and request the bank to issue the draft. अब पहले ये होता था, अब ड्राफ्ट का सिस्टम निकल चुका है, पर अब पहले ऐसा हुआ करता था कि जब भी उनको कोई भी पर्सन है उनको पैसे भेजना था एक बैंक से दूसरे बैंक तक, तो वो पैसे पहले मनी देते थे, देन उसमें एड कमीशन भी देते थे कि कमीशन जो बैंक है वो कमीशन मांगता है क्योंकि इशूइंग ड्राफ्ट करने में वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। और सेकंड, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो ड्राफ्ट है वो आप मुझे इशू कीजिए। देन सेंडर रिक्वेस्ट The sender requests the bank to issue the draft in favor of the receiver. अब जो भेज रहा है वो किसके भरोसे में भेज रहा है कि रिसीवर यानी सामने जो पर्सन है उसको रिक्वेस्ट करता है कि आप उसके फेवर में आप ये इशू कीजिए। द बैंक ऑर्डर्स इट्स ब्रांच और इट्स एसोसिएटेड बैंक लोकेटेड इन द एरिया ऑफ द रिसीवर टू पे द अमाउंट। अब जो बैंक है वो दूसरे ब्रांच को ऑर्डर करते हैं कि ये एक पर्सन आने वाला है आपके पास, जो आपके पास से ये ड्राफ्ट जो है उसे कलेक्ट करेगा। द ड्राफ्ट कैन बी डिपॉजिटेड ओनली इन द अकाउंट ऑफ अ पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन इट एज इट इज अकाउंट पेइंग ओनली। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो ड्राफ्ट है वो सिर्फ अकाउंट जो पर्सन के नेम में है उसी को ही मिलने वाला होगा, किसी और के हैंड ओवर वो नहीं करते। अनलाइक चेक सच ड्राफ्ट नेवर बाउंस। और कभी भी ये ऐसा नहीं होता कि जो ड्राफ्ट है वो कभी भी बाउंस हो। बाउंस यानी जो सामने जो बैंक है वो फिर से उनको लौटा दे और ये ऐसे कहेंगे कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो बाउंस हो रहा है। बाउंस यानी जैसे कि मेरे पास 5000 रुपीज़ है मेरे अकाउंट में और मैं ऐसे कहूँ किसी को मैं 10,000 का चेक लिख के दूँ, तो वो जब बैंक में डिपॉजिट करने जाएगा तो वो बैंक कहेगा कि ये नहीं है, इसके अकाउंट में 5000 रुपीज़ है, तो 10,000 का चेक हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उसे ही कहते हैं बाउंस होना। देन बैंकर्स चेक, देन पे ऑर्डर। बैंकर्स चेक इज अ फैसिलिटी सिमिलर टू बैंक ड्राफ्ट। अब जो बैंकर्स चेक है वो बैंक ड्राफ्ट की तरह ही सिमिलर है। द चेक इशूड बाय द बैंक अगेंस्ट अ पेमेंट एक्सेप्टेड बाय द बैंक इज कॉल्ड पे ऑर्डर। अब पेमेंट की जगह पर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, चेक इशूड बाय।
जो भी चेक हमने इशू किया है वो बैंक एक्सेप्ट करता है, उसे कहते हैं पे ऑर्डर। पे ऑर्डर कैन बी एनकैश्ड ओनली इन द सेम सिटी। अब ये पे ऑर्डर जो होता है वो उसी के सिटी, जैसे कि पोरबंदर में मैंने इशू किया है तो पोरबंदर में ही वो एनकैश होगा, यानी कैश में कन्वर्ट होगा वो चेक। किसी और सिटी में जाके मैं उसको एनकैश नहीं कर पाऊँगी। देन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है? When a RTGS member bank transfer money to any other RTGS member bank anywhere in India, this method is called RTGS। अब जो बैंक ट्रांसफ़र करते हैं मनी, एक RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के मेंबर होते हैं बैंक में, वो एक बैंक से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं, उसी को कहते हैं RTGS। उस मेथड को RTGS कहा जाता है। ईच ऑफ द RTGS मेंबर बैंक ब्रांच इज आइडेंटिफाइड थ्रू IFSC कोड। अभी आपने बहुत बार सुना होगा कि IFSC कोड, आपको कोई भी ऐसा कहता हो कि डायरेक्ट फ़ोन पे से या गूगल पे से आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करने चाहते हो, तब आपके पास से IFSC कोड मांगते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सीक्रेट कोड होता है जो किसी भी अकाउंट को ओपन करने में हेल्प करता है हमें। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर मनी ट्रांसफ़र करना हो तब ये IFSC कोड का बहुत ही हमें हेल्पफुल होता है। उसी से हमें पता चलता है कि किसका ये अकाउंट है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, इसी से हमें समझ में आ जाता है। इट इज़ एन 11 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड, यानी ये 11 डिजिट का कोड होता है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल यानी ABCD भी होता है और सेकेंड थिंग उसमें नंबर्स भी ऐड होते हैं, दोनों ही मिक्सअप में होता है। IFSC कोड इज़ प्रोवाइडेड बाय IDRBT यानी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये बैंकिंग टेक्नोलॉजी में हमें ये प्रोवाइड किया जाता है। हैदराबाद RTGS is a method of transferring money from any bank in India. In this method, the amount is debited or credited as per real time and as per gross settlement. अब ये जब भी ट्रांसफ़र किया जाता है वो या फिर तो डेबिटेड यानी लिया जाता है और क्रेडिटेड यानी जमा किया जाता है रियल टाइम को देखकर, और ये पूरा ग्रॉस सेटलमेंट यानी पूरा फाइनल टोटल करने के बाद ही वो इसे सेंड करते हैं। In RTGS method, money from the account of one account holder of a bank is transferred to the another account of the account holder of another bank in India. अब एक बैंक से दूसरे बैंक में वो ट्रांसफ़र करने के समय ये मेथड यूज़ किया जाता है। The transaction is not done in cash, so both the sender and the beneficiary need to have IFSC code. अब ये थ्रू कैश नहीं होता है, इसीलिए इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि जो सेंडर है यानी जो भेज रहा है और जो एक्सेप्ट करने वाला है, उन दोनों के पास IFSC कोड होना ही चाहिए। फॉर द डिपॉजिट ट्रांजेक्शन ऑफ 2 lakhs or more, RBI provides service through RTGS. In this method, the amount is debited in the account of the receiver on the same day as soon as the bank receives instruction from the sender. अब इसमें ट्रांजैक्शन आप कहाँ तक डिपॉजिट कर सकते हो, वो है 2 लाख और उससे ज़्यादा, और ये RBI जो हमें ये फैसिलिटीज़ देते हैं। अब जब भी जो डेबिटेड इन द अकाउंट यानी जिसके अकाउंट में ये पैसे जाने वाले हैं वो उसी दिन में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, पर जब तक वो बैंक इंस्ट्रक्शन ना दे सेंडर को। Then an amount of 2 lakh rupees or more is transferred through RTGS. In this method, commission charge from the sender of the money and receiver is not charged any commission. अब जब ये रुपीज़ जो है 1 लाख और मोर देन 2 लाख जब ये ट्रांसफ़र होता है थ्रू RTGS, इस मेथड में जो सेंडर है यानी जो भेजने वाला है उसको चार्ज लगाते हैं, वो कमीशन चार्ज करते हैं, बट जो रिसीव करने वाला है उसको वो फ्री कॉस्ट में होते हैं, उसको कोई भी चार्जेस पे करने नहीं पड़ते हैं।